ओके, हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। हम लोग आज फिर पढ़ेंगे एक नया पावर कैरेक्टरिस्टिक सी प्लस प्लस का जो सी में उपलब्ध नहीं है। तो आप कहोगे कि ऐसा क्या पावर है जो सी में उपलब्ध नहीं है। तो देखो, आप जैसे सी में जब आप फंक्शन बनाते हो तो सी में सेम नाम का दो फंक्शन आप नहीं बना सकते हो। आप एग्री होगे तो कहोगे हाँ मैम ये बात तो सही है कि अगर हमने सम नाम का एक फंक्शन बना लिया उदाहरण के तौर पे, तो सम नाम का दूसरा फंक्शन हम नहीं बना सकते हैं सी में। आप चेक करके देख सकते हो, अगर आप बनाओगे तो कंपाइल टाइम एरर दे देगा। इट्स ओके, बोलोगे यस मैम। बहुत बच्चों ने तो चेक भी कर लिया होगा, बहुतों ने नहीं किया होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ वो काम नहीं करता है, उसका कंपाइलर एरर दे देता है। ठीक है, तो लेकिन तब कहोगे तो फिर क्या, इसका मतलब आप ये कह रही है कि सी प्लस प्लस में ऐसी सुविधा है। तो मैं कहूंगी हाँ, तो आपने सही समझा, सी प्लस प्लस में है ऐसी सुविधा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सेम नाम का फंक्शन सी प्लस प्लस में अपने प्रोग्राम में कुछ शर्त के साथ, कंडीशन के साथ अगर आप लिखते हो तो सेम नाम का फंक्शन वो एक्सेप्टेबल है। तो इस सुविधा को कहा जाता है सी प्लस प्लस में ओवरलोडिंग। ठीक है, तो आप कहोगे कि अभी तो आप कुछ पहले वीडियो सीरीज चला रही थी उसमें कंस्ट्रक्टर बता रही थी, फिर आप ओवरलोडिंग बताने लगी। हाँ, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी संबंध है। तो बोलो कैसे। तो देखो, पिछले क्लास में मैंने जो वीडियो बनाया है आपका कंस्ट्रक्टर का, प्लीज आप मेरे साथ बने रहना। ठीक है, तो आप बहुत एंजॉय करोगे इस लेक्चर को भी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर थोड़ा सा याद करो। मैंने आपको बताया था कि भाई कंस्ट्रक्टर वो होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, है ना, तो उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। ठीक, मेमोरी तो खैर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो लोकेट होना ही होना है, पर अब मेमोरी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट में उसका इनिशियल वैल्यू भी इनिशियलाइज हो जाए, तब वहां पे कंस्ट्रक्टर का रोल आता है। कहोगे यस, ये तो हम लोग समझ गए। ओके, तो साथ में ये भी बात हम लोग डिस्कस किए थे कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। कहोगे यस, याद है। अब चलो, तो सवाल है कि अब हमने बताया था कि कंस्ट्रक्टर के कई टाइप होते हैं, जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट आपको याद होगा जिसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं। चलो, दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था जिसमें पैरामीटर आप पास करते थे, दैट इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और थर्ड और आखिरी टाइप मैंने आपको बताया था कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक, तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा अभी मेरी बात सुनते हैं कि क्या हम एक क्लास में तीनों टाइप का या एक से अधिक टाइप का कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं। तो मेरा जवाब होगा रख सकते हैं। तो सवाल उठता है आप कैसे रखोगे। तो रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जब तक सी प्लस प्लस ओवरलोडिंग नहीं सपोर्ट करेगा ये संभव नहीं होता है ना। तो चूंकि सी प्लस प्लस ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मतलब कुछ और नहीं है, देखो ध्यान से समझ लो। ओवरलोडिंग का बस इतना ही मतलब है कि सेम नाम का मल्टीपल फंक्शन आप प्रोग्राम में लिख सकते हो। दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग, राइट। अब चूंकि कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, ध्यान से समझो, और हमने शुरू के ही क्लास में बता दिया है कि कंस्ट्रक्टर के फंक्शन का नाम हमारे हाथ में नहीं है, हम वही नाम रखेंगे जो क्लास का नाम है। ठीक है, तो अगर तीनों टाइप का कंस्ट्रक्टर आप क्लास में डाल रहे हो, इसका मतलब सेम नाम का कंस्ट्रक्टर आप डालने वाले हो, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। तो ये संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि सी प्लस प्लस आपके ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। समझ गया आप बात हमारी। तो अगर आप ये बात समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ चुके हैं। एक एग्जांपल लेके अभी समझेंगे हम लोग। ठीक, तो देखो, आपका जो कंस्ट्रक्टर है, चूंकि इस पर ओवरलोडिंग हो रहा है, तो इसी को आप क्या कह दोगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नॉर्मल फंक्शन पर अगर ये ओवरलोडिंग कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा, ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, सेम नाम का फंक्शन डालना, है ना। तो सेम नाम का विथ सम रेस्ट्रिक्शन, उस रेस्ट्रिक्शन का भी मैं खुलासा धीरे धीरे करती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जो पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम लेके बना रही थी उसी से मैं सब कुछ समझा रही हूँ। तो सेम एग्जांपल मैं फिर कैरी ऑन करती हूँ, तो आपको समझने में सहूलियत होगा। तो आप कैसे लिखते हो, पहले क्लास लिखते हो, है कि नहीं, और कॉम्प्लेक्स लिखते हो। ठीक है, तो रियल नंबर के लिए क्या होता है, एक पार्ट रियल होता है, दूसरा पार्ट आपका इमेजिनरी होता है कि नहीं। तो आप ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। रियल नंबर में क्या होता है, दो तरह का चीज होता है, जैसे 2 + 3 आई, तो इसको आप कहते हो रियल, इसको कहते हो इमेजिनरी। तो यहाँ दो हमने बना लिया, है कि नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ कॉम्प्लेक्स लिखेंगे और इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे, आप यही कहोगे ना। तो अब इसमें जो मेंबर का वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वो हो सकता है 0 हो या हो सकता है 10 हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ मान लो रियल में हमने 5 डाल दिया
और 10 में और हमने इमेजिनरी में क्या किया 10 डाल दिया, तो कहोगे ठीक है इट्स ओके, अपनी मर्जी है, वैल्यू तो हम कुछ भी डाल दें, है ना, दो अलग अलग स्टेटमेंट है तो सेमीकोलन देना जरूरी है, समझ रहे हो। तो ये जो है ये कैसा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आप बोलो डिफॉल्ट क्यों, क्योंकि इसमें आपने कोई पैरामीटर नहीं पास किया। हमने खूब पढ़ा है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता है। क्योंकि अच्छा ये कंस्ट्रक्टर ही क्यों है, क्योंकि इसमें क्लास का नाम है कि नहीं। ये डिफॉल्ट क्यों है, क्योंकि आप कहोगे पैरामीटर नहीं है, ओके फाइन। चलो तो अब दूसरा कंस्ट्रक्टर भी इसमें मैं बनाती हूँ, है ना, कि अब चलो एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ। तो आप कहोगे कि मैम प्यार से कॉम्प्लेक्स तो लिख ही दीजिए, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर है तो क्लास का नाम तो वही होगा। तो चलो मैंने लिख दिया। अब आप कहोगे कि पैरामीटराइज है तो इसमें पैरामीटर आप डालिए। अब पैरामीटर में क्या क्या डालूंगी, देखो 2 मेंबर वेरिएबल है इसका क्लास का, तो 2 पैरामीटर तो चाहिए ना आपको। तो टाइप तो सेम रहेगा, देखो यहाँ इंटीजर r ले लेती हूँ मैं और इंटीजर i ले लेती हूँ, आई एम कर देती हूँ ना, कंफ्यूजन नहीं हो आई से, ठीक। तो r जो होगा रियल पार्ट को रिसीव करेगा और आई एम क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट को रिसीव करेगा। तो इसमें मैं क्या करूंगी, देखो रियल में r को असाइन करूंगी, है ना, आप मानोगे इस बात को, और इमेजिनरी पार्ट में आप किसको असाइन करोगे, आई एम को असाइन करोगे। नाम से कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या है इसके पोजीशन से, है ना। फर्स्ट आर्गुमेंट जो होगा वो r में रिसीव होगा, सेकंड जो होगा वो आई एम में होगा। तो r को रियल में डाल दिया और आई एम को इमेजिनरी में डाल दिया। देखो 2 कंस्ट्रक्टर तो आपका बन गया। अब तीसरा भी इसमें डाल ही देते हैं हम लोग, है कि नहीं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। याद करो आप लोग, कॉपी कंस्ट्रक्टर कब यूज होता है, जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज करते हो, है ना, असाइन करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें भी हमको क्या चाहिए होगा, पैरामीटर चाहिए होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना आप, ये पैरामीटर अलग है और कॉपी कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर अलग होगा। तो आप कहोगे अलग क्या होगा, तो याद करो, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन हो रहा है तो उसमें जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट होगा। मैम चलो ठीक समझे आप। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी मैं कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स तो भाई कंस्ट्रक्टर है को तो लिखना पड़ेगा। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट को हम रिसीव करेंगे, है ना, तो यहाँ लिख दो कॉम्प्लेक्स और यहाँ सी लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा देखो ये अब सी लिख दिया। अब इसी में बहुत सारे बुक में आपको सी के पहले एम्परसेंट लगा रहता है, तो डोंट बी कंफ्यूज विथ दिस सिंबल। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये क्या होगा कि जो वैल्यू ये रिसीव करेगा सी के लिए अलग से मेमोरी नहीं होगा, है ना। चलो इसमें कंफ्यूज मत करो, अभी मैं क्लियर करूंगी, यहाँ एम्परसेंट अभी रहने दो, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, अब देखो इसमें क्या होगा, तो रियल में किसको डालोगे आप, तो देखो आप कहोगे कि मैम जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। मैं कहूंगी सही, क्यों भाई, ऑब्जेक्ट है तो इसका ये दोनों मेंबर तो इसमें होगा ना, तो होगा, होने दो। तो अब क्या करोगे आप, सी का जो रियल होगा वो रियल में डाल दोगे, सो हमने डाल दिया, है कि नहीं। और जो इमेजिनरी पार्ट में जाएगा वो किस में जाएगा, तो वो कहोगे कि सी डॉट आई एम कर दीजिए। सही कर रही हूँ ना मैं, हाँ सही है, आई एम नहीं करना है, इमेजिनरी करना होगा, है ना, क्योंकि ये क्लास का मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे आप, इमेज डालोगे, इमेजिनरी, ठीक है, जो यहाँ नाम लिखोगे वैसे, अगर यहाँ आई एम लिखोगे तो यहाँ आई एम डालोगे। तो ये इस तरह से क्या हो गया, आपका 3 कंस्ट्रक्टर बन गया, और अपने को तीनों कंस्ट्रक्टर ही बनाना था। और एक आउटपुट फंक्शन भी बना लेते हैं ना, तो आप आउटपुट लेना चाहोगे तो फिर आप कहोगे कि मैम कुछ पता नहीं चल रहा। तो चलो एक आउटपुट फंक्शन ले लिया जिसमें सी आउट रियल और इमेजिनरी कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो सी आउट और इमेजिनरी कर लिया हमने, रियल आउटपुट ले लिया, ठीक। इमेज में ई हटाओ, नहीं फालतू ई क्यों जा रहा है, आई एम जी खाली रखो, इमेज, ठीक है। और इसको क्लोज कर दो, क्लास बंद हो गया। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कहोगे नहीं बिल्कुल नहीं। आपने तो सिंपल 3 कंस्ट्रक्टर लिया, क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। कंस्ट्रक्टर है तो क्लास का मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, तो क्लास का मेंबर वेरिएबल रियल और इमेजिनरी है तो इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी कितना पैरामीटर रिसीव होगा, तो जितना मेंबर होगा मेरा, तो एक रियल के लिए, एक इमेजिनरी के लिए, इंटीजर इंटीजर है तो यहाँ इंटीजर इंटीजर ले लिया, रियल में आर, इमेजिनरी में आई एम डाल दिया, कहोगे यस सिंपल। कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपको याद है कि चूंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को असाइन होता है, तो जो ऑब्जेक्ट को आप असाइन करोगे वो ऑब्जेक्ट राइट साइड वाला किस में आएगा, सी में, और लेफ्ट वाला का रियल और इमेजिनरी ये होगा, ये राइट वाला होगा। तो ऑब्जेक्ट के रियल में एक ऑब्जेक्ट का रियल दूसरे ऑब्जेक्ट के रियल में जाएगा, एक ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी दूसरे ऑब्जेक्ट के इमेजिनरी में जाएगा। और एक आउटपुट लेने के लिए हमने रियल इमेजिनरी, सी आउट रियल इमेजिनरी करके क्लास को क्लोज कर दिया। विजिबल है आपको, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए
मेन फंक्शन बनाते हैं ना कि ये काम कैसे करेगा। तो बहुत बच्चों को तो समझ में आ भी गया होगा कि भाई अच्छा इसमें एक बात बताओ, कंस्ट्रक्टर जब हम क्लास में देखो C++ में जब हम क्लास में कोई स्पेसिफायर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, प्राइवेट। तो आप कहोगे मैम ये सारे मेंबर प्राइवेट हो गए, यस प्राइवेट हो गए तो मेन से कुछ भी एक्सेस नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करा जाता है कि चूंकि मेन में आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास से बाहर, तो हमेशा कंस्ट्रक्टर को क्या रखना पड़ता है, पब्लिक। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक। यहाँ नहीं लिखूंगी मैं तो सब एरर दे देगा, है कि नहीं। तो ये पब्लिक हो जाएगा। ये दोनों प्राइवेट क्यों रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास का फंक्शन इस रियल और इमेजिनरी को एक्सेस किया है। आप मेन में इसको नहीं कर सकते हो, अगर आप करोगे तो एरर दे देगा, ठीक है ना। तो चूंकि ये इसका प्राइवेट है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका एक ये बनाते हैं, क्या बोलोगे आप, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलो देखो यहाँ ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे। तो आप कहोगे मैम आप क्लास का नाम लिखिएगा, तो लिख दिया मैंने। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखने वाली हैं, तो लो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिख दिया। तो देखो जब ऑब्जेक्ट का नाम में आप कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आपको याद होगा मैंने बोला था कि कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते नहीं, ये खुद से कॉल होता है। कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो यहाँ 3 कंस्ट्रक्टर है आपका, तो इसमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आप कहोगे मैम चूंकि इसमें कोई पैरामीटर आप पास नहीं कर रही हैं तो निश्चित तौर पे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैं कहूंगी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर मैं एक डब्बा बना लूं तो ये अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए। ये हो गया आपका C1। तो C1 का जो रियल और इमेजिनरी है उसमें कितना चला जाएगा, 5 और 10 चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो ये 5 है और ये क्या हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब C1 क्रिएट होगा तो हर हाल में आपका ऑब्जेक्ट कौन सा कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका क्या हो गया, जिसमें रियल 5 है और इमेजिनरी 10 है, तो रियल में 10 और 5 चला गया। तो आप कहोगे मैम C2 भी क्रिएट करिए, एक और करिए। तो चलो मैं करती हूँ एक और। तो ये क्या है कि यहाँ लो मैंने C2 भी क्रिएट कर दिया। तो C2 के लिए जो मेमोरी लोकेट होगा वो भी कुछ इसी तरह का होगा, है ना। तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है। तो C2 में भी एक रियल रहेगा और एक इमेजिनरी रहेगा। तो लो मैंने यहाँ रियल और इमेजिनरी बना दिया। अब इसमें क्या असाइन होगा, तो आप कहोगे मैम तब तो फिर इसमें भी 5 और 10 ही जाएगा, क्योंकि सेम फंक्शन यहाँ कॉल होगा और सेम फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ 5 और 10 तो आपने फिक्स कर दिया है। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, यही लिमिटेशन था आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कि अगर 10 ऑब्जेक्ट भी बनाओगे तो सब में सेम वैल्यू असाइन होगा। तो इस लिमिटेशन को अगर आपको जरूरत नहीं है तब आप क्या यूज करते हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब चलते हैं पैरामीटराइज बनाते हैं, ठीक है ना। तो पैरामीटराइज के लिए C3 बनाते हैं। तो अब C3 में आपकी मनमानी क्या चलेगी, आपकी चलेगी कि 5 10 फिक्स जो किए हो उसको छोड़ दो। आप अगर चाहते हो कि हम 15 डालें रियल में और 20 डालें इमेजिनरी में, तो अब आपकी मनमर्जी चल रही है कि नहीं। तो ये जो 15 है वो कौन रिसीव करेगा, R, और ये जो 20 है वो कौन रिसीव करेगा, इमेजिनरी। चूंकि आप पैरामीटर पास कर रहे हो तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट नहीं कॉल होगा। देखिए ध्यान रखिए, कंपाइलर C++ का स्मार्ट है, ठीक ना। C++ का कंपाइलर स्मार्ट है, इसीलिए सब हैंडल कर लेता है, खुद डिसाइड करता है कौन कंस्ट्रक्टर किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, राइट। तो अब यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, मेरे पास जगह थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं यहाँ बनाती हूँ आपका C3 का मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप C3 है, तो C3 का जो रियल होगा और इमेजिनरी होगा, ये रहा आपका रियल और ये रहा आपका इमेजिनरी। तो आप कहोगे कि मैम इसमें आप 15 और 20 लिखने वाली हैं, तो मैं कहूंगी बिल्कुल, क्योंकि भाई यहाँ पर रियल कौन रिसीव किया, R रिसीव किया 15 को और 20 रिसीव किया IM, तो इमेजिनरी में 20 जाएगा, रियल में R 15 जाएगा, तो ये 15 और 10 आपका असाइन हो गया। समझ रहे हैं ना हमारी बात। चलिए अब ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आप कहोगे कि मैम अच्छा ये बताइए कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा। तो देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर आप कब कॉल कीजिएगा, जब C1 में C2 का वैल्यू असाइन कीजिएगा। क्या ये संभव है, तो मैं कहूंगी बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में आप तभी असाइन कर सकते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम क्लास को हो। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। ऐसा नहीं हो सकता कि C1 किसी कॉम्प्लेक्स क्लास का है और C2 कोई और अदर ऐड या कोई भी क्लास का हो, ऐसा संभव नहीं है। ये काम तभी करता है जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम क्लास का हो। तो चलिए C1 में आप किसको डाल दिया, आप C2 को डाल दिए, वेरी सिंपल। तो ये किसको कॉल करेगा, तो आप कहोगे मैम तब तो आप ये कॉम्प्लेक्स को कॉल कराएंगी कॉपी कंस्ट्रक्टर को, तो मैं कहूंगी सही।
नहीं। अब देखो यहाँ क्या होता, अगर ये एम्परसेंट आप नहीं देते तो सी के लिए अलग मेमोरी लोकेट होता और ये C2 का जो मेंबर था वो सी में क्या होता, असाइन होता और फिर इसमें वैल्यू जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ अलाइज ऑपरेटर आप लगाए हो, दिस इज कॉल्ड अलाइज ऑपरेटर, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ C++ ओनली, नॉट सी प्रॉपर्टी, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, इसको समझो मेरी बात को प्यार से। यहाँ पर क्या होगा कि जो C2 का नाम है, देखो यहाँ ही रह जाते हैं हम, क्यों इधर उधर बना रहे हैं, उसी मेमोरी का नाम क्या हो जाएगा, C। अब ये क्या करेगा कि C का रियल यानी कि जो 5 है और C का इमेजिनरी जो कि यहाँ 10 है, तो मजा नहीं आया, यहाँ C3 कर दीजिए ना, तो अंतर पता चलेगा। चलिए यहाँ C3 कर दीजिए। तो अब क्या हो गया कि C3 का जो 15 है वो किस में जाएगा, C1 के रियल में, है ना। तो जो C1 का रियल अभी 5 था वो क्या हो जाएगा 15, और जो C3 का जो आपका 20 है वो किस में जाएगा, C1 के रियल इमेजिनरी में, है ना। तो ये 10 के जगह क्या हो जाएगा 20। अब आप इसको कहोगे कि मैम ये हम कैसे मान लें आपकी बात, तो मानना क्या है, आप कंप्यूटर पर चेक कर लो, यहाँ लिखो C1 डॉट आउटपुट, ठीक है। तो C1 डॉट आउटपुट जब आप कॉल करोगे तो ये निश्चित तौर पे किसका आउटपुट प्रिंट करेगा, C1 का, और C1 का जो आउटपुट प्रिंट करेगा वो C3 का, यानी कि 15 और 20 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर C1 डॉट आउटपुट लिखोगे तो यही सेम प्रोग्राम क्या करेगा, इस पर जब कॉल करेगा तो C1 के आउटपुट में क्या था इससे पहले, जब तक ये कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल हुआ था तो आप कहोगे मैम 5 और 10 था, तो यहाँ पर C1 का आउटपुट 5 10 प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ C1 का आउटपुट 15 और 20 प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें वैल्यू असाइन हो गया है, एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू दूसरे में चला गया, यानी C3 का वैल्यू C1 में चला गया। मेरी बात समझ में आई आप लोग को। तो देखिए ये सब प्रॉपर्टी C++ ही आपको प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर जो मैं आपको कह रही थी कि कुछ शर्त है ओवरलोडिंग में, ओवरलोडिंग में शर्त यही है कि फंक्शन का नाम तो समान रहेगा लेकिन पैरामीटर वेरी करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है लेकिन यहाँ 2 पैरामीटर है, यहाँ 1 पैरामीटर है, तो या तो नंबर ऑफ पैरामीटर वेरी करना चाहिए या पैरामीटर का टाइप वेरी करना चाहिए, तभी ओवरलोडिंग सपोर्ट करता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टर में हो चाहे वो फंक्शन में हो। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नया नया ये कॉन्सेप्ट है तो दिमाग को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, आप घबराइए नहीं, है ना। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं आपको थोड़ा सा बाउंसिंग महसूस होता है, चूंकि एकदम नई चीज है, आपने इससे पहले कभी सुना नहीं है सी में, है ना, तो आप इसको 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, कॉन्सेप्ट यही है। बहुत इंटरेस्टिंग, पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना। C++ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का ये बेस है, यहीं से आपके ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। जैसे सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लूपिंग फंक्शन आप पढ़ते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में उसका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, तो वो एक बेस है। तो उसी तरीके से इसको भी आपको सीरियस होके पढ़ना है, ठीक है। और इसको अच्छे से देखिए, अगर एक बार में माइंड एडजस्ट नहीं करता 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, बहुत बड़ा तो वीडियो हुआ नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे अच्छा लगता है। शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्दी आपके साथ नए कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।